हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को सौरभ सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया के टाइप्स पढ़ेंगे, डायरिया के कॉज पढ़ेंगे कि क्या कारण है जो डायरिया होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डायरिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी उसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायरिया अगर होता है तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्या हानि हो सकता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि हम लोग डायरिया कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके बाद ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो मेडिकल से रिलेटेड है, जो डायरिया हम सभी लोग को पता होना चाहिए कि डायरिया होता क्या है। डायरिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो डायरिया को हिंदी में दस्त बोला जाता है। ठीक है, डायरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। उसके बाद आप अतिसार भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, अतिसार। ठीक है, अतिसार भी बोला जाता है या पेट चलने की बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट चलने की बीमारी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डायरिया, टाइप्स ऑफ डायरिया। ठीक है, उसके कॉज, मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स, देन कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट पार्ट, और उसके बाद प्रिवेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे ताकि आपको डायरिया के बारे में एक कॉन्सेप्ट पता चले, आपको जानकारी हो पाए कि एक्चुअल डायरिया होता क्या है, किस कारण से डायरिया होता है, हम कैसे इसको बचाव कर सकते हैं, अगर होता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब लक्षण के बारे में पता चलेगा और आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास कैसा लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, फीडबैक देने से पता चलेगा कि एक्चुअल कहाँ पे अमेंडमेंट करना चाहिए और कहाँ पे और कंटेंट देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बताया कि डायरिया को हिंदी में क्या बोला जाता है, दस्त। ठीक है, तो दस्त होता क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड और वाटरी स्टूल। ठीक है, वाटरी स्टूल एक साथ आ गया। ठीक है, वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज नोन एज डायरिया, यानी जब कोई व्यक्ति बार बार स्टूल के लिए जा रहा है, दिन में 4 बार 5 बार से ज़्यादा जा रहा है, 2-4 बार से ज़्यादा जा रहा है, और उसका स्टूल का जो फॉर्म यानी कैसा होना हुआ है तो वाटरी स्टूल है। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या वाटरी फॉर्म में अगर उसका स्टूल है और वह व्यक्ति बार बार जा रहा है तो उस कंडीशन को डायरिया बोल सकते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन को डायरिया कहा जाता है, उस परिस्थिति को डायरिया कहा जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार अचानक किसी वजह से वाटरी स्टूल हुआ और उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको आप नहीं बोल सकते कि उसे डायरिया हुआ है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति बार बार लगातार, ठीक है, 2 बार से ज़्यादा दिन में जा रहा है स्टूल, और स्टूल कैसा है, स्टूल पास करने के लिए जा रहा है और वो कैसा है, वाटरी फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो उसे डायरिया कहा जाता है। ठीक है, अब डायरिया के प्रकार देखें कि डायरिया कितने प्रकार के हैं। तो डायरिया हो सकता है या एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट कहने का मतलब कि अचानक, और क्रोनिक कहने का मतलब है कि पुनः, यानी किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से डायरिया का शिकायत है और ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन बहुत दिनों से। ठीक है, तो जो डायरिया जो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वजह है जो डायरिया होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ का कॉज के बारे में जानते हैं तो इसका ट्रीटमेंट, इसका प्रिवेंशन भी यहीं पे छुपा रहता है। तो कॉज पार्ट जो है, कारण बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक कोई भी व्यक्ति कारण नहीं समझेगा उसका उपचार होना संभव है, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कॉज के बारे में पढ़ते शुरू करते हैं कि क्या कॉज है, क्या कारण है डायरिया का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे डाइटरी रिलेटेड कॉज, यानी खान पान से संबंधित मतलब खान पान से कैसे डायरिया हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्टिव कॉज यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के वजह से जो डायरिया होता है उसे इन्फेक्टिव कॉज कहते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन के वजह से
उसके बाद है पेरेंटल कॉज यानी यूटीआई आरटीआई की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स के वजह से भी डायरिया हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर लाइक टेंशन स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है और किनेजाइटल फैक्टर के वजह से भी हो सकता है। अब हम सभी कॉज को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं डाइटरी रिलेटेड कॉज में। डाइटरी रिलेटेड कॉज में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइजेशन, ठीक है। डाइटरी रिलेटेड कॉज क्या क्या हो सकता है, तो इंडाइजेशन, फूड एलर्जी, स्टार्वेशन, केमिकल इरिटेंट, ओवर फीडिंग और फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को क्या होता है, इंडाइजेशन मतलब होता क्या है। तो इंडाइजेशन को आप जो हिंदी में कहते हैं अपच, क्या बोलते हैं, अपच, यानी पचा नहीं, ठीक है, अपच बोलते हैं, यानी जो आप खाए वो पचा नहीं, उसे इनडाइजेशन कहते हैं, नहीं प्रॉपर डाइजेशन उसका नहीं हो पाया। तो जब इनडाइजेशन होगा तो डायरिया होने का चांस होता है, यानी यह कारण है, ठीक है। इनडाइजेशन इज अ कॉज ऑफ डायरिया, क्लियर। जो सेकेंड है फूड एलर्जी, जब आप कुछ खाए और उसके वजह से एलर्जी हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए, तो वो भी कॉज होता है डायरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड कॉज आपको क्लियर हुआ, फर्स्ट कॉज इंडाइजेशन, सेकेंड इज फूड एलर्जी, थर्ड इज स्टारवेशन। स्टारवेशन का हिंदी में क्या बोलते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको बोलते हैं उपवास, क्या बोलते हैं, उपवास या अनशन, ठीक है, अनशन, उपवास और अनशन, ठीक है, भूखमरी, ये सब भी कारण है आपका डायरिया का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका केमिकल इरिटेंट्स, ठीक, ओवर फीडिंग, जब आप खा रहे हैं ज़्यादा खा लिए, ओवर फीडिंग, आपको इच्छा है 2 रोटी 4 रोटी, लेकिन आप उसके एवज में अच्छा रोटी बना हुआ है या अच्छा सब्जी बना हुआ है, या जब आप कहीं रेस्टोरेंट में गए टेस्टी मिला, डिलीशियस मिला, तो उस एवज में आप क्या करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, यानी ओवर फीडिंग हो जाते हैं। तो ओवर फीडिंग ऑफ फूड्स डैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ डायरिया, वह भी एक कारण है कि डायरिया होने का, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग एंड फूड एलर्जी जो एक दूसरे को रिलेट करता है, जोड़ता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग वही हुआ कि आप कहीं पे गए, ठीक है, अनकंटामिनेटेड है, ठीक है, और आपने खा लिया, तो सो एकदम क्लियर है कि जब आप खाना खाए और वो आपको क्या पॉइजन के रूप में, वो खाना नहीं है, वह पॉइजन है, ठीक है। जब आप वैसा खाना खा रहे हो जो अनकंटामिनेटेड है, साफ़ सुथरा नहीं है, आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने बहुत सारे विजिट किए होंगे, देखे होंगे कि मार्केट के बगल में बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे गाड़ी आ रही है जा रही है, डस्ट उड़ रहा है, लेकिन लोग फिर भी हैप्पी है, खुश है वहाँ पे खा के, देने वाले का भी हाथ साफ सुथरा नहीं है, ठीक है। तो उस पर से उसका नाखून बढ़ा हुआ है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो जो आपको खाना दे रहा है या जो आप खा रहे हो फूड पॉइजन है, ठीक है, वो कोई हेल्दी फूड नहीं है, तो पॉइजन है वो, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि हर कोई ऐसा ही दे रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ को देखना है कि जब भी आप मार्केट में विजिट करते हैं तो वहाँ पे अनकंटामिनेटेड चीज़ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, प्रदूषित चीज़ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम श्योर कि आपको क्लियर हुआ कि डाइटरी रिलेटेड कॉज क्या क्या हो सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडाइजेशन हो सकता है, फूड एलर्जी हो सकता है, स्टार्वेशन हो सकता है, केमिकल इरिटेंट हो सकता है, ओवर फीडिंग हो सकता है और फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ये सारे कॉज किसका है, तो डायरिया का है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग कि इन्फेक्टिव कॉज, इन्फेक्टिव कॉज का मतलब है कि किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया और फंगल से, ठीक है। तो जो पहला बैक्टीरिया लाइक ई कोलिन, ठीक है, ई कोलिन जो है ये भी एक कॉज है डायरिया का, ठीक है। आप देखे होंगे लैब रिपोर्ट में, जब लैब रिपोर्ट जब स्टूल कल्चर के लिए भेजते हैं, स्टूल आरईएमई के लिए भेजते हैं या यूरिन भेजते हैं, तो उसमें किसी बहुत सारे पेशेंटों को जो डायरिया का कंप्लेन कर रहे हैं, उनको ये बैक्टीरिया पाया जाती है, यानी ई कोली जो पाया जाता है, मतलब कि इसके वजह से पेशेंट का कोई कंप्लेन नहीं है, फूड रिलेटेड कोई कॉज नहीं है, लेकिन हो सकता है बैक्टीरिया कॉज कर रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराना कंपलसरी हो जाता है जब पेशेंट डायरिया का कंप्लेंट कर रहा है, तो ठीक है। वायरल में जैसे कि आप देख रहे एंट्रोवायरस और मीजल वायरस, एंट्रोवायरस और मीजल वायरस जो है ऑल्सो कॉज करता है, कारण है आपका डायरिया का, ठीक है। फंगल जैसे कि कैंडिडा अल्बिकन्स, ठीक है, ये भी कॉज है आपका
डायरिया का। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरेंट्रल। पैरेंट्रल में क्या है फ्रेंड्स, तो पैरेंट्रल में यूटीआई और आरटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब कि पेशाब के रास्ते में कोई हो सकता है इन्फेक्शन हो, किसी भी वजह से आप कम पानी पी रहे हो या आप मतलब कि क्लीन वाटर नहीं पी रहे हैं, ठीक है, गंदा पानी पी रहे हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है। आरटीआई का मतलब ये नहीं है कि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं, यह है आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या है, रिस्पिरेटरी, ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक और इन्फेक्शन, ठीक है, आरटीआई रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो भी कॉज करता है आपका डायरिया का। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रग। ड्रग क्या, एम्पिसिलिन और एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बढ़ता है कि भाई मैं हेल्दी हूँ तो मैं एम्पिसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक क्यों लूँ, लेकिन ये उस केस में होता है जब कोई पेशेंट को एंटीबायोटिक चल रहा हो, किसी केस में एम्पिसिलिन चल रहा हो, ठीक है, तो यह कारण हो जाता है उस पेशेंट को डायरिया होने की संभावना हो सकता है। जो एम्पिसिलिन और अदर एंटीबायोटिक है, हर किसी को नहीं लेकिन किसी किसी को हुआ है और होता भी है कि एम्पिसिलिन और कोई भी एंटीबायोटिक से डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, आई एम श्योर कि ये भी क्लियर है। नेक्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर मतलब टेंशन, स्ट्रेस, किसी कारण बस तनाव हुआ, घबराहट हुआ, उस केस में भी यह पाया गया कि डायरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल फैक्टर। कॉन्जेनाइटल फैक्टर में एक आपका यहाँ पे बीमारी का नाम लिखा हुआ है नीचे जो आप इसको देख रहे हैं, इस बीमारी का नाम है हिर्ट्ज-स्प्लुंग रोग, ठीक है, हिर्ट्ज-स्प्लुंग रोग। अभी होता क्या है, तो ठीक है, ये क्या है कि यह जन्मजात समस्या, ठीक है, जो कि बच्चों में पाया गया है, बड़ी आंत की समस्या, ठीक है। इस बीमारी का सबसे स्पष्ट संकेत नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर मल त्याग करने में परेशानी होती है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके विदिन 48 आवर्स के अंदर क्या होता है, उसको जो स्टूल पास करने में, मल त्याग करने में समस्या होता है, ठीक है। जिसमें होता है कि नवजात शिशु में अन्य संकेत और लक्षण में शामिल होते हैं, जैसे कि पेट फूलना, ठीक है, पेट फूलना हो जाता है, ठीक है, उल्टी होगा। अब उल्टी होगा तो उल्टी कैसा हो सकता है, तो जिसमें हरे या भूरे रंग का पदार्थ निकल सकता है, यानी उल्टी का जो कलर हो सकता है हरे हो सकता है या भूरे कलर का हो सकता है, ठीक है। कब्ज हो सकता है, ठीक है, कब्ज हो सकता है, गैस जिसकी वजह से नवजात जो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, चिड़चिड़ा दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण होती है। अब इसी बीमारी में जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा, उसमें क्या हो सकता है, तो उसमें भी पेट फूला हो सकता है, धीरे धीरे कब्ज बढ़ने लगता है, ठीक है, गैस का समस्या होने लगता है, जो विकास होना चाहिए उसमें डेवलपमेंट नहीं होता, थकान महसूस होने लगता है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हिर्ट्ज हिस सिप्लुंग रोग, ठीक है, हिचप्रुंग रोग, ठीक है, डिजीज जो यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है लक्षण, ठीक है। हम लक्षण के बारे में देखेंगे, पहचान करेंगे कि डायरिया में क्या क्या लक्षण हो सकता है, ठीक है। लक्षण पहचानने के लिए हमने इसका माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड किए हैं। उसके बाद मैं आपको अदर कंप्लेंट्स भी बताएंगे कि अदर लक्षण भी क्या हो सकता है इसके साथ साथ, ठीक है। तो जो सबसे पहला है माइल्ड में क्या हो सकता है कि जो वाटरी जो आपका वाटरी स्टूल होगा या लिक्विड स्टूल होगा, सडन भी हो सकता है, ठीक है, सडन हो सकता है। और दिन में कितना बार होगा, तो 2 से 5 बार हो सकता है, ठीक है, 2 से 5 बार। जब कोई पेशेंट बोलता है कि 2 से 5 बार मैं स्टूल के लिए जा रहा हूँ, तो आप उसे माइल्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, स्टूल लूज होगा, ग्रीन हो सकता है। बेड ओडोर का मतलब क्या है कि ओडोर का मतलब बेड यानी खराब, और ओडोर का मतलब गंध, ठीक है, यानी स्मेल करेगा, गंदा स्मेल करेगा, ठीक है। और वहाँ पे उसके साथ साथ म्यूकस भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है मॉडरेट में क्या, ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे जो 2 से 4 बार स्टूल हो रहा था, यहाँ पे ग्रेजुअली हो सकता है और धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे कि 10 से 12 बार, ठीक है, 10 to 12 टाइम्स इन अ डे। इसके साथ साथ क्या होगा, तो फीवर होगा, ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, फीवर है, ठीक है, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया और वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपको
सीवियर, सीवियर में क्या है तो देखिए सीवियर में क्या होगा, सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। मोर देन 12 टाइम्स इन अ डे, यानी जो स्टूल जो पास करेगा फ्रीक्वेंसी जो इसका होगा वो 12 बार से ज़्यादा हो सकता है एक दिन में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, हाई फीवर होगा, वोमिटिंग होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन का वजह कारण क्या है, ये है आपका कारण क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति 12 बार से ज़्यादा स्टूल जा रहा है और वो भी एक पानी में की तरह निकल रहा है तो स्वाभाविक उसका शरीर से क्या है, एक फ्लूइड लॉस हो रहा है। उस वजह से क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होने की चांस हो जाती है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं अदर जो इसका लक्षण है क्या है, एब्डोमिनल स्पाज। एब्डोमिनल स्पाज, स्पाज का मतलब क्या है था, ऐठन, ठीक है। स्पाज का मतलब क्या होता है, ऐठन, ठीक, ऐठन हो जाता है या मरोड़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मरोड़। पेशेंट बोलेगा कि मेरे पेट में मरोड़ हो रहा है और दस्त हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा कि एब्डोमिनल स्पाज यानी पेट में ऐठन हो सकता है या मरोड़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो रैपिड एंड डीप रिस्पिरेशन यानी तेज, रैपिड यानी तेज, डीप यानी गहरा, ठीक है। सांस जो होगा वो क्या होगा, तेज होगा और गहरा होगा, ठीक है। ओलियोरिया, ओलियोरिया का मतलब क्या होता है, पेशाब में कमी, क्या होता है, पेशाब में कमी, ठीक है, पेशाब में कमी होगा। सेकेंड आई, सेकेंड आई का मतलब क्या होता है, जब उसका आई देखेंगे, आँख जब देखेंगे डायरिया पेशेंट को तो आपको अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखेगा, जैसे आँख दब गया, ठीक है, सेकेंड आइज। वेट लॉस यानी वजन की कमी, फैटिग्यू यानी थकावट, ठीक है, फैटिग्यू का मतलब होता है थकावट। और उसके बाद क्या होता है, ड्राई स्किन, ठीक है, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन के बाद क्या, लो बीपी एंड रैपिड पल्स, लो बीपी एंड रैपिड पल्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा और रैपिड यानी जो पल्स रेट होगा वो बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा, रैपिड क्या हो जाएगा, पल्स रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम आगे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इसका कॉम्प्लिकेशन, सॉरी इसका साइनम सेंटर रिपीट कर देता हूँ, जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। उसके बाद क्या है, एब्डोमिनल स्पाज, रैपिड एंड डीप रिस्पिरेशन, ओलियोरिया, सेकेंड आइज, वेट लॉस एंड फैटिग्यू, ड्राई स्किन, लो बीपी एंड रैपिड पल्स। ये सब क्या है, लक्षण है, क्या है, लक्षण मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब डायरिया हो गया तो इसके वजह से और क्या क्या समस्या आगे हो सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन यानी शरीर के अंदर पानी या आप बोल सकते हैं फ्लूइड की कमी हो जाना। अब वजह क्या है, आपको पता चला बार बार स्टूल जाना, ठीक है, तो पानी की कमी या फ्लूइड की कमी होने को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ कि आपको इंक्रीज एसिडिटी, इसमें क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो टोजैक्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेलुअर ऑफ रीनल फंक्शन, ठीक है, किडनी में समस्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। और हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सोडियम लेवल की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपरनेट्रेमिया मतलब सोडियम, ठीक है, सोडियम की मात्रा 145 MED पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपरनेट्रेमिया यानी सोडियम का एवरेज क्या है, तो 135 से 145, सॉरी 135 से 145 है, ठीक है। तो इससे कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरनेट्रीमिया होगा, क्लियर। आई एम श्योर कि क्लियर हो रहा है। अब मालूम करते हैं कि डायग्नोसिस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस पता लगा सकते हैं किसे डायरिया है। तो जो पहला है कि साइनम सिम्टम्स यानी पेशेंट को क्या लक्षण दिख रहा है और क्या कंप्लेंट्स कर रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है साइन सिम्टम के द्वारा हम मालूम कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के थोड़ा मालूम, अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, तो जब उसका आप टंग देखेंगे तो ड्राई मिलेगा, आई देखेंगे तो आपका सेकंड मिलेगा जो आपको बताया अंदर दबा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप उसका बीपी चेक कर रहे हैं तो आपको बीपी कम मिलेगा, ठीक है। जब रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट क्या मिलेगा, आपको फास्ट मिलेगा, डीप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप उसका पल्स रेट चेक करें तो पल्स रेट भी फास्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन मिल रहा है, ठीक है। उसका स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन में चेक करना हो सकता है वहाँ पे आपको
बी कोली जो आपको मैंने बता रहा बैक्टीरिया कोली जो आपको हो सकता है स्टूल में भी हो सकता है और यूरिन में भी हो सकता है। ठीक, उसी तरह भाई सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना है, जैसे हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चेक करना है, BeUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये सभी हमें लैब रिपोर्ट के माध्यम से पता चलेगा। अब मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक मेडिकल मैनेजमेंट है और नर्सिंग मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं कि यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। ठीक है, तो ड्रग्स कौन हो जो चलाया जा सकता है, तो एंटी डायरियल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है। ठीक है, एंटी डायरियल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग चलाया जाता है, जो कि है लोप्रामाइड और मेट्रोनिडाजोल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आईवी फ्लूइड थेरेपी मेंटेन्ड एज अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन जैसा है उस तरह से आप उसको आईवी फ्लूइड चला सकते हैं। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसके मुताबिक चलेगा, मॉडरेट है तो उसके मुताबिक, माइल्ड है तो उसके मुताबिक, यानी जो आईवी फ्लूइड है वो डिपेंड ऑन डिहाइड्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको यहाँ पे बताया मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बचाव के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका बचाव क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊँ रहा हूँ कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डाइटरी रिलेटेड कॉज, ये सब आपका इस यहाँ पे इसका मैं बचाव, ये सब क्या है इसका बचाव प्रिवेंशन है। ठीक है, जैसे इंडाइजेशन है, पच नहीं रहा है तो आप उतना ही खाइए जितना आप उसको पचा सकते हैं, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना काम कर रहा है उतना ही खाइए। ठीक है, फूड एलर्जी, प्रदूषित खाना मत खाइए। ठीक है, उपवास ज़्यादा मत रहिए। ठीक है, ओवर फीडिंग, ठीक है, खाना खा रहे तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाइए, ओवर फीडिंग मत खा लीजिए। फूड पॉइजनिंग, फिर वही जो फूड एलर्जी और फूड पॉइजनिंग, ठीक है, ये एक दूसरे से मिला जुला हुआ। ठीक है, यानी फूड पॉइजनिंग यानी साफ़ सुथरा खाना खाए, तो ये आपका बचाव हो गया। ठीक है, लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि क्लास कैसा लगे, इसका फीडबैक आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दे, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पे और बेहतर से बेहतर किया जाए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय।